नाम सुना है किसी ने? मोहम्मद बिन कासिम। इसको ही पहला अरब आक्रमणकारी कहा जाता है। सबसे पहले इसी व्यक्ति ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया। मध्यकालीन भारत की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आक्रमण हुआ किनका भाई? तुर्कों का आक्रमण हुआ। और तुर्कों में जो सबसे फेमस रहा, नाम सुना होगा, मोहम्मद गौरी। नाम सुना है? मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? मोहम्मद गौरी के बारे में अगर आपने सुना हो तो आपने सुना होगा मोहम्मद गौरी वह शासक था जिसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। किसे पराजित किया था? पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज चौहान को जो पराजित किया था वो तराइन के दूसरे युद्ध में किया था। कौन सा युद्ध? तराइन का। तो ना एक शासक हुए पृथ्वीराज चौहान, उनको पराजित किया था किसने? मोहम्मद गौरी। यहां से हम आगे बढ़े। फिर हमने बोला कि इसके बाद स्टार्ट होती है मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत। क्या स्टार्ट होती है भाई? दिल्ली। जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो स्थापित होता है वो कौन सा वंश स्थापित होता है? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। आपको याद होगा गुलाम वंश के संस्थापक जो थे वो थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। सुना होगा सबने इसका नाम। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो इसने बनवाई थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़े, गुलाम वंश में कई शासक हुए और गुलाम वंश के बाद अगला जो शासन हुआ वो किसका हुआ भाई? खिलजी डायनेस्टी आती है, खिलजी वंश आता है। और खिलजी वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम बताओ कौन हुए? अलाउद्दीन खिलजी। अगर एक मूवी देखी हो पद्मावत, देखिए पद्मावत, पद्मिनी पे मूवी बनी है, राजा रतन सिंह पे आक्रमण करते हैं महमूद खिलजी, अगर सुनाओ तो ये खिलजी वंश आता है। इसके बाद अगला वंश कौन सा आता है भाई? तुगलक वंश। कौन सा वंश आता है? तुगलक वंश। तुगलक डायनेस्टी आती है और तुगलक डायनेस्टी में सबसे प्रसिद्ध शासक जो हुआ है वो हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। एक ऐसा शासक जिसने जितनी योजनाएं बनाई उतनी सभी योजनाएं क्या हुई? उसकी फेल। कहते हैं कि सब सल्तनत का अगर सबसे विवादित शासक पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादित शासक कौन था, तो आप एक ही नाम लिख कर आओगे, तुगलक वंश का। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकों के बाद कौन आते हैं भाई? सैयद वंश आता है। कौन सा वंश आता है? सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद आता है कौन सा वंश? लोधी वंश। यहां तक मैंने मध्यकालीन भारत में पढ़ा दिया है। ये क्रम से वंश है दिल्ली सल्तनत में। ये मैं दोबारा पढ़ाऊंगा जब मौका मिलेगा। दिल्ली सल्तनत, पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, और फिर सैयद, और फिर कौन? लोधी। अब ये सब लोग शासन कर रहे थे कहां से भाई? दिल्ली से। कहां से शासन कर रहे थे भाई? दिल्ली से। इनका शासन चला। लेकिन एक शासक हुआ लोधी वंश में, अगर नाम सुनाओ, सिकंदर लोधी। कौन शासक हुआ? सिकंदर। और सिकंदर लोधी ने एक शहर बसाया जिस शहर का नाम था कौन सा? आगरा। आगरा में ताजमहल है ना, किसने बनवाया है ताजमहल? किसने बनवाया? शाहजहां। मुगल वंश के एक शासक थे, कौन? शाहजहां। मुमताज की याद में उन्होंने बनवाया। अभी हम बात कर रहे हैं लोधी वंश के शासक इसकी। इन्होंने एक शहर बसाया, कौन सा शहर? आगरा। और आगे चलकर यही क्या बनी? इनकी राजधानी बनी। आगरा को क्या बनाया गया? राजधानी बनाया। दिल्ली से राजधानी कहां गई? अब आगरा। बात क्लियर है? दिल्ली से राजधानी कहां गई भाई? आगे सुनना। अब आगे क्या हुआ? इस वंश का एक शासक हुआ, नाम था इब्राहिम लोदी। सुना है आपने? कौन शासक? इब्राहिम। इब्राहिम लोदी जो शासक था वो लोदी वंश का शासक था। और इस इब्राहिम लोदी को पराजित किया था एक शासक जिसका नाम था क्या? बाबर। बाबर। इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, अभी आगे चर्चा करेंगे। इस युद्ध को कहा जाता है पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत। 1526 के आसपास ये युद्ध लड़ा गया पानीपत का। और बाबर ने पराजित कर दिया किसे? इब्राहिम। और यहां से लोधी वंश की सत्ता समाप्त होती है और कौन सा स्थापित होता है भाई? मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य क्या होता है भाई? स्टार्ट। तो हम आज इसी साम्राज्य की बात करने वाले हैं कि भाई कैसे स्थापित हुआ मुगल साम्राज्य, बाबर भारत क्यों आया। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी जिनके कारण बाबर कहां आया भाई? भारत आया। और भारत में किन किन राजाओं को पराजित किया और क्यों पराजित किया, जिसके कारण भारत में इतना बड़ा साम्राज्य। आप खुद सोचो, आप मुगल पढ़ रहे हो, मुगल 1526 में हम बोल सकते हैं कि पानीपत के युद्ध के बाद भारत में सत्ता स्थापित कर ली किसने? मुगलों ने। बात क्लियर है?
और ये मुगल पता है कब तक रहे? 1857 की क्रांति तक। क्रांति तक, 1857 की क्रांति तक भारत में कौन रहे? मुगल रहे। मतलब लगभग कितने साल बोल सकते हैं हम? 300 साल बोल सकते हैं। 300 साल शासन किया है किन्ने? मुगलों ने। तो इनके बारे में समझना जानना जरूरी है। तो हम पहले एक चीज को समझते हैं, सामान्य सी बात है, सुनना ध्यान से। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनना चाहिए, सर क्या? तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर बाबर भारत आया क्यों? बाबर भारत आया क्यों? कारण क्या था बाबर का भारत आने का? दूसरा क्वेश्चन ये बनना चाहिए, भारत में किन किन राजाओं को उसने पराजित किया? अब सुनना मेरी बात, बाबर जो भारत में आया उसके लिए आपको समझना पड़ेगा मध्य एशिया की स्थिति। उस समय जब बाबर का जन्म हुआ या बाबर जब बड़ा हुआ तो मध्य एशिया में क्या स्थिति थी? मध्य एशिया जानते हो? मध्य एशिया मतलब ये वाला रीजन, समझना ध्यान से। कौन सा? आपका ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नाम तो सुना होगा, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, ये जो एरिया है कौन सा कहलाता है? मध्य एशिया। कौन सा एशिया कहलाता है? मध्य एशिया। मध्य एशिया में हो क्या रहा था? देखो यहां मैंने एक इमेज डाल रखी है मध्य एशिया की, वो देखो ध्यान से, सुनना। इमेज अभी दिखाऊंगा, पहले यहाँ। मान लो ये हमारा भारत है, ऐसा ही कुछ है ना भारत, इतना ही बनाना आता है मुझे। ये भारत है, और भारत में अगर आप समझो तो यहां पर मेरे हिसाब से दिल्ली होगी। अरे यार, है या नहीं? अब आज आंदोलन चल रहा है सीजीपी का जंतर मंतर पर, तो यहाँ क्या है भाई? हमारी दिल्ली है। यहां थोड़े से आगे जाते हैं, यूपी में यहां पर एक शहर होगा जो प्रसिद्ध, नाम क्या है? अरे यार, है या नहीं? अब दिल्ली से मैं ऊपर जा रहा हूं, कभी आप अमृतसर वगैरह गए हो? सुना तो होगा अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, बाघा बॉर्डर, सुना? अब जैसे ही हम बाघा बॉर्डर पार करते हैं वैसे ही कहां पहुंच जाते हैं? पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान, आज पाकिस्तान है, उस समय हमारा ही हिस्सा था। 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा था। कौन? पाकिस्तान। तो हम थोड़े से आगे बढ़े तो इस हिस्से में हमें मिलेगा लाहौर। सुना है किसी ने लाहौर का नाम? क्या मिलेगा? लाहौर। अब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहां पर मिलेगा अफगानिस्तान में काबुल। काबुल अफगानिस्तान, लाहौर पाकिस्तान में और काबुल कहां है? अफगानिस्तान। यहीं आसपास मिलेगा आपको पेशावर, यहां मिलेगा आपको सियालकोट। एक किला बहुत प्रसिद्ध रहा है, भैरागढ़ का किला, पढ़ा हुआ इस किले के बारे में। तो यहां ध्यान समझना हो क्या रहा था, सुनना ध्यान से। यहां मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं तो मैं बढ़ रहा हूं किस एशिया की ओर? मध्य एशिया। अब ये मान लो पूरा मेरा मध्य एशिया वाला रीजन है। कौन सा एरिया है? मध्य एशिया। मध्य एशिया में अभी हाल ही में आप देख रहे होगे दो देश लड़ रहे हैं, एक इजराइल और एक ईरान। लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है? तो यहां पर इजराइल, सीरिया, ईरान वाला जो रीजन है, उस समय ये रीजन जो है वो हाथ में था किनके? उस्मानी साम्राज्य के। किस साम्राज्य के हाथों में था? उस्मानी साम्राज्य। मैं कब की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं 15वीं सदी की। कब की बात कर रहा हूं मैं? जब भी मैं लिखूं 15वीं सदी, 13वीं सदी, तो उसका मतलब समझना क्या मतलब होता है। जब मैंने बोला 15वीं सदी तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है 1400 से 1499। नहीं समझे बात? जब मैं लिखूंगा ना 15वीं सदी, इसका मतलब होगा 1400 से। जब मैं बोलूंगा 16वीं सदी, इसका मतलब होगा 1500 से 1500। समझ पाया नहीं समझ पाया? मैंने बोला 17वीं सदी, इसका मतलब क्या होगा? 1600 से 1600। ये छोटी छोटी बात है लेकिन बताना पड़ेगा क्या मतलब। अब आपसे मैं पूछूं, मुगल साम्राज्य किस सदी में स्थापित हुआ भारत में? किस सदी में? 16वीं में। अरे यार 16वीं क्यों? क्योंकि 1500 से किसके बीच में हुआ है?
99 के बीच में हुआ है। और हम अभी बात कर रहे हैं किस सदी की? मतलब 15वीं सदी का वह समय है जब बाबर का जन्म ही हुआ होगा। बाबर का जन्म हुआ था 1483 में। एक जगह है उज्बेकिस्तान, जैसे आप अफगानिस्तान से ऊपर जाओगे तो एक जगह है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में एक जगह है फरगाना। कौन सी जगह है? फरगाना में वैलेंटाइन डे के दिन, वैलेंटाइन डे मतलब 14 फरवरी के दिन 1483 में किसका जन्म हुआ भाई? बाबर का जन्म। बात क्लियर है? अब ये हुआ है कौन सी सदी में? 15वीं। और 15वीं सदी की ही मैं बात कर रहा हूं जब इधर हो क्या रहा है मध्य एशिया में। मध्य एशिया में यहां पर ये रीजन है मिस्र वाला, सीरिया वाला। इस वाले रीजन में यहां पर एक साम्राज्य बना है, कौन सा? समझने का प्रयास करना। अब हम चलते हैं ईरान वाले रीजन की साइड, और ईरान वाली रीजन में बन रहा है एक नया साम्राज्य जिसका नाम है साफवी। कौन सा साम्राज्य? पता है साफवी साम्राज्य में एक खासियत है, इस साम्राज्य के लोग सिया मुसलमान हैं। कौन से मुसलमान हैं? सुना होगा ना, सिया और सुन्नी। नहीं सुना? दो टाइप के मुस्लिम होते हैं, एक सिया और एक सुन्नी। ये जो है वो कौन है भाई? सिया। और ये जो मुस्लिम है वो सुन्नी है। कौन है ये? सुन्नी। अब इनके ऊपर जो आपको मैंने रीजन बताया, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, यहां पर साम्राज्य चल रहा है तैमूर का। किनका साम्राज्य चल रहा है? कौन सा साम्राज्य भाई? तैमूर। समझने का प्रयास करना। ये जगह है उस्मानी साम्राज्य, सीरिया, जॉर्डन, आज का इजराइल, आज का मिस्र, मेसोपोटामिया, वो वाला रीजन। कौन सा साम्राज्य? कौन सी सदी में? बात क्लियर है? उसके बाद ईरान वाला एरिया जो है वो कौन सी सदा, कौन सा साम्राज्य? साफवी साम्राज्य। और ये उज्बेकिस्तान वाला एरिया कौन सा साम्राज्य? क्लियर है या नहीं? अब इनके जस्ट ऊपर यहां पे देखना, इस वाले रीजन में एक नई शक्ति का जन्म हो रहा है जिसे बोल रहे हैं उज्बेक। कौन सी शक्ति है ये? उज्बेक। सर है कौन? कोई नहीं है, हाल ही में जो मंगोल मुस्लिम बने हैं उन्हें क्या नाम दिया गया है भाई? उज्बेक। जो मंगोल जो मुस्लिम बने उन्हें क्या कहा जा रहा है? उज्बेक। अब स्थिति सुनना, अब वो क्या रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारा बाबर जो है वो बाबर है तैमूर। तैमूर का वंशज है बाबर। किसका वंशज है? तैमूर। यानी यहां पर एक जगह है समरकंद, और यहां पर एक जगह है फरगाना। और फरगाना में किसका जन्म हुआ है भाई? बाबर का जन्म हुआ है। और बाबर के पिता हैं उमर शेख। पिता का नाम क्या है? उमर शेख। बाबर के क्या है भाई? पिता। पिता का नाम क्या है भाई? उमर शेख, मिर्जा उमर शेख। जो फरगाना के क्या हुआ करते थे भाई? शासक हुआ करते थे। कुछ भी मत लिखो, मैं सब नोट्स के रूप में दूंगा क्योंकि जल्दी खत्म करना है उनको, 15 से 20 दिन में, है ना। सुनते चलो पहले कहानी। मैंने क्या बोला? बाबर के पिता का नाम क्या था भाई? उमर शेख था, जो कहां के शासक हुआ करते थे? फरगाना के। कहां के शासक हुआ करते थे भाई? फरगाना के शासक हुआ करते थे। अब हुआ क्या? बाबर का जन्म हुआ 1483 में, वो मात्र 14 वर्ष की आयु में, 14 भी नहीं कहेंगे, मात्र 12 वर्ष की आयु में 1494 में गद्दी पर बैठ गया। कौन भाई? बाबर। किसकी गद्दी पर बैठ गया भाई? फरगाना के। कहां की गद्दी पर बैठ गया भाई? वो फरगाना की गद्दी पर बैठ गया बाबर। बात क्लियर है या नहीं? अब सुनना मेरी बात। ये सिया है, ये सुन्नी है, बीच में एक रीजन है, जगह है इराक, और एक जगह है बगदाद। नाम सुना? इराक, बगदाद, नाम सुना? अब ये दोनों इस जगह के लिए क्या कर रहे हैं भाई? लड़ रहे हैं। ये दोनों इस जगह के लिए क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। बात क्लियर है नहीं? ये कह रहे हैं कि भाई इराक वाला जो रीजन है वो हमारा है, और ये कह रहे हैं कि इराक वाला जो रीजन है वो क्या है? हमारा। ये कोशिश कर रहे हैं साफवी की इराक और ये उस्मानी साम्राज्य, यहां पर किस धर्म का प्रचार प्रसार हो जाए? सिया का हो जाए। किस धर्म का प्रचार हो जाए भाई? सिया। तो इनमें टकराव तो होना ही है, लड़ाई तो होना ही है। लड़ रहे हैं दोनों के दोनों। इस बीच में खुश होकर बैठे हैं कौन? तैमूर। तैमूर कह रहे हैं बढ़िया मौका है, ये दोनों लड़ रहे हैं,
हम अपना साम्राज्य क्या कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं। बाबर बड़ा महत्वाकांक्षी था। बाबर चाहता था कि भाई एक बड़े क्षेत्र पर मेरा क्या रहे, अधिकार रहे, राज्य रहे। तो उसने क्या किया, अपने चाचा पर ही अटैक कर दिया, जो कहां पर बैठे रहते थे, समरकंद में। समरकंद में उसके चाचा थे, किसके, बाबर के चाचा पर अटैक कर दिया कि मैं किस क्षेत्र को जीतूंगा, भाई समरकंद। लेकिन बाबर दोनों बार अपने चाचा से पराजित हुआ। 2 बार अटैक किया बाबर ने, कहां पर, समरकंद पर, और दोनों बार क्या हुआ, वो पराजित हुआ। कहते हैं कि जब दूसरी बार बाबर पराजित हुआ, सुनना मेरी बात, जब दूसरी बार बाबर पराजित हुआ तो बाबर को पराजित करने के लिए एक शासक को बुलाया था। शासक का नाम था सैवानी। क्या नाम था, सर ये सैवानी कौन था, तो सैवानी था उज्बेक। सैवानी क्या, कौन था भाई, उज्बेक। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये परिवार आपस में लड़ रहा है। इन्होंने एक दूसरे व्यक्ति को बुला लिया जो मंगोल अभी हाल ही में क्या बने, मुस्लिम। अब उनका भी इंटरेस्ट जाग रहा है कि हम भी कौन सा क्षेत्र प्राप्त करेंगे, समरकंद। 2 भाई आपस में लड़ रहे हो तो एक दूसरा सनकाने की कोशिश करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है उन्हें आपस में कि भाई थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हमें ही मिल जाए, दीवार थोड़ी सी हम भी सरका लेंगे हमारी। होता है या नहीं होता, आपने भी देखा होगा मोहल्ले में, घर में जब लड़ाई होती है तो एक व्यक्ति उसे क्या करता है, भड़काता है, भाई अरे तू, मैं खड़ा हूं तेरे पीछे। तो इन्होंने क्या किया, सैवानी नाम का शासक आया और बाबर को क्या कर दिया, उसने बुरी तरह पराजित कर दिया। अब आपसे पूछे सैवानी कौन था, तो कौन था, उज्बेक। आपस में लड़ रहे थे तैमूरी, और इधर से एक नई शक्ति का जन्म हो रहा था, कौन, उज्बेक। उज्बेक फुल जुगाड़ में थे कि तैमूर पराजित हो और हम इस पे क्या कर ले, अधिकार कर ले। सैवानी ने बाबर को पराजित किया, बाबर वहां से भागा, और बाबर को भागकर बाबर ने शरण ली हमारे काबुल में। 1504 में, ये डेट याद रखना, 1504 में बाबर कहां पहुंच गया, काबुल। उसे कोई जगह नहीं देखी, सीधे कहां पहुंचा, काबुल। अभी भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं भारत पर आक्रमण करूं। अभी भी वो चाहता था कि मैं किसको जीत जाऊं। आप खुद सोचो, तो आप पढ़ाई करो या कुछ भी बनो और आप अपने घर से बाहर चले जाओ, इच्छा होगी ना कि अपन वापस कहां लौट के आए, अपने घर आए। घर की सबकी इच्छा होती है कि कहां पे जाया जाए, घर। लेकिन बाबर कहां पहुंच गया, काबुल। और काबुल से हमेशा प्रयास करता था मैं कौन सा क्षेत्र जीत लूं, समरकंद। एक बार उसे मौका मिल गया समरकंद जीतने का। कब मिला सर, जब ये दोनों बढ़ गए, साफवी और कौन, उज्बेक। क्यों बढ़े होंगे जी, उज्बेक भी इधर से अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे और साफवी भी इधर से अपना क्या कर रहे थे, और साम्राज्य विस्तार के दौरान दोनों आपस में क्या हो गए, भिड़ गए। दोनों में युद्ध हुआ। कहते हैं कि बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है मर्व का युद्ध, 1510 के आसपास हुआ। मर्व का युद्ध कहा जाता है, इसे पूछा नहीं जाता कभी ये युद्ध कौन सा युद्ध कहा जाता है, मर्व का युद्ध। बड़ी बेहतरीन लड़ाई हुई साफवियों में और किन में, उज्बेक। उज्बेक सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, सैवानी। और साफवी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था शाह इस्माइल खान। कौन नेतृत्व कर रहा था, शाह इस्माइल खान नेतृत्व कर रहा था। और क्लियर करूंगा पिक्चर, सुनते चलो पहले ना। साफवी में कौन कर रहा था, और इधर उज्बेकों का नेतृत्व कौन कर रहा था। दोनों लड़ गए भूमि के लिए, जमीन के लिए। आज जैसे आप देख रहे हो कि अमेरिका कह रहा है कि इजराइल के पक्ष में है हम। क्यों पक्ष में है, क्योंकि भाई जो ईरान वाला क्षेत्र है वहां पर लोकतंत्र का क्या किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है, डेमोक्रेसी। कह रहा है नहीं कह रहा अमेरिका, लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, अमेरिका का इंटरेस्ट है वहां पर क्या है, कच्चा तेल है। कच्चा तेल पर जब अधिकार हो जाएगा किसका, अमेरिका का, तो अमेरिका का कोई मतलब नहीं लोकतंत्र का हनन हो या किसी भी चीज का हनन हो। तो यहां पर इनका इंटरेस्ट उस समय किस पर था, भूमि पर। ज्यादा से ज्यादा भूमि होगी तो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक क्रियाएं हम कर पाएंगे। नहीं समझ पा रहे बात को। तो ये दोनों आपस में लड़े, मर्व का युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस्माइल खान ने किसे पराजित कर दिया, सैवानी। यानी साफवियों ने उज्बेकों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और तुरंत पहुंच गया हमारा बाबर, जो कहां बैठा था, काबुल में। कहां बैठा था, दौड़ के पहुंचता किनके पास, भाई साफवियों के पास। ओ दादा हमें कौन सा क्षेत्र दे दो, समरकंद दे दो। उन्होंने कहा ठीक है बाबर, तुम्हारे पास क्या रखो तुम, समरकंद। लेकिन जब कोई क्षेत्र कोई तुम्हें देगा, मैं तुम्हें कोई पद दूंगा तो मैं तुम्हें अपने ही नियंत्रण में क्या कराऊंगा, काम कराऊंगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे। मैं कहूंगा कि भाई लाठी चार्ज कर दो तो क्या कर दोगे तुम, लाठी चार्ज कर दोगे। पुलिस ऐसा ही कर रही ना वहां पे,
ऊपर से आदेश आ रहा है, पुलिस क्या कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है। तो ऐसा ही क्या हुआ, पूर्णता नियंत्रण में चला गया। बैठा यहां पर कौन आकर, बाबर। बाबर आ गया समरकंद में दोबारा, लेकिन नियंत्रण इस पर बाबर पर किनका हो गया भाई, बाबर ने। बाबर पर किसका नियंत्रण हो गया, साफवियों ने नियंत्रण कर लिया, किस पर, बाबर। अब बाबर बड़ा मजबूर हो गया कि ये तो मुझे, अगर मैं पोटी करने भी जाता हूं तो इनसे अनुमति लेके जानी पड़ती है, हर चीज में क्या करना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है। उसका बड़ा दिमाग खराब हो गया बाबर का। बाबर ने कहा कि हमारी यहां पर दाल गलने वाली, हम काबुल में बैठे हैं, अब काबुल से हम किसकी ओर जाना चाहेंगे भाई, पूर्व की ओर। यानी पूर्व मतलब कौन पड़ेगा, भारत की ओर। थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर हुई कि बाबर भारत क्यों आ रहा है, नहीं आई बात समझ में। पहली कंडीशन आप बोलोगे कि मध्य एशिया में हो क्या रहा है, मध्य एशिया में उस्मानी, साफवी और उज्बेक आपस में तीन शक्तियां टकरा रही हैं। यहां पर बाबर की दाल नहीं गल रही है, तो बाबर कहां की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, पूर्व की ओर, अर्थात भारत की ओर। क्लियर है या नहीं, देखो मैं दिखा देता हूं आपको इमेज, और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखना, फिर से कहानी सुना दूंगा, लेकिन सुनना ध्यान से, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि बाबर आया क्यों। दिख रहा है क्या, देखना, अब इसमें और स्पष्ट हो जाएंगे तुम्हारा पूरा साम्राज्य कौन सा कहां है। देखो 15वीं सदी की मैं बात कर रहा हूं, और 15वीं सदी में आप ध्यान से देख पा रहे होगे, तो इस वाले रीजन में कौन सा साम्राज्य है, उस्मानी साम्राज्य है। आप देख रहे होंगे ये मिस्र की राजधानी काहिरा है, ये मिस्र वाला, जॉर्डन वाला, ये पूरा एरिया, इजराइल वाला ये पूरा एरिया, ये कौन सा साम्राज्य दिखाई दे रहा है, उस्मानी साम्राज्य। अब उस्मानी साम्राज्य से हम पूर्व में जा रहे हैं, तो अगला एरिया कौन सा आ रहा है, साफवी साम्राज्य। आप जब मैप देखोगे तो फारस की खाड़ी के ऊपर जितने क्षेत्र मिलेंगे आपको, वो कौन से साम्राज्य में है, साफवी साम्राज्य में। इधर अभी इससे पहले जब उज्बेकों की शक्ति मजबूत हुई, उससे पहले इस वाले क्षेत्र में कौन शासन कर रहे थे, तैमूर। कौन शासन कर रहे थे, तैमूर। तैमूर शासन कर रहे थे। उज्बेक आक्रमण कर रहे थे किन पर, तैमूरों पर। बाद में उन्होंने कैप्चर कर लिया इस पूरे क्षेत्र को। तो ये पूरा क्षेत्र तब आ रहा है उज्बेकों के हाथों में, कब चला गया, जब उन्होंने किस पर कब्जा कर लिया, समरकंद पर। नहीं आई बात समझ में, किस पर कब्जा कर लिया। तो ये तीनों शक्तियां जब आपस में टकरा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में बाबर कहां की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, पूर्व की ओर। और जब बाबर पूर्व की ओर जाएगा तो उसे कौन सा क्षेत्र मिलेगा, भारत। और जहां पर मुगल साम्राज्य की वो क्या करेगा, स्थापना करेगा। अरे क्लियर है या नहीं। अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो पहला, मुझे उम्मीद है कि पहला रीजन आप बता दोगे कि मध्य एशिया में जो तीन शक्तियां टकरा रही हैं, उनके कारण, उन मजबूरियों के कारण भारत कहां, बाबर कहां की ओर आ रहा है, भारत की ओर आ रहा है। बात क्लियर। अब बाबर की थोड़ी सी कहानी सुनो आप। मैंने बोला कि भाई बाबर का जन्म कब हुआ भाई, 14 फरवरी 1413। उज्बेकिस्तान में एक जगह है, कौन सी, फरगाना। फरगाना में क्या हुआ, उनका जन्म। उज्बेकिस्तान आप देखोगे तो उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान के बाद जो क्षेत्र पड़ता है वो उज्बेकिस्तान है, और उज्बेकिस्तान में जो जन्म हुआ वो किसका जन्म हुआ भाई, बाबर का जन्म हुआ, फरगाना में जन्म हुआ। उसके बाद बात करें इनके फादर कौन थे, पिता कौन थे भाई, उमर शेख इनके क्या थे भाई, पिता। और वो फरगाना के क्या हुआ करते थे भाई, राजा हुआ करते थे, शासक थे फरगाना के, उमर शेख। इनकी मां का नाम था साकुतुलुंग बेगम। साकुतुलुंग बेगम उनकी माता का नाम था। किनकी माता का, बाबर की माता का नाम। कहते हैं कि जो पिता थे वो चंगेज के वंशज थे। चंगेज खां अगर नाम सुना हो, सॉरी, तैमूर के वंशज, चंगेज नहीं, तैमूर। किनके वंशज थे, तैमूर।
चंगेज मंगोल में था। तैमूर के वंशज थे कौन? इनके पिता। और कहते हैं ये 5th जनरेशन था, 5वीं जनरेशन था कौन? बाबर। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कौन सी जनरेशन हो, तो आपके पहले की जनरेशन जो होगी वो आपके माता पिता होंगे, माता पिता से पहले की जनरेशन दादा दादी होंगे, अरे होंगे नहीं। आपसे पूछा जाए ऐसे ही, तैमूर जो थे वो तैमूरों का 5वां वंशज था कौन भाई? हमारा 5th जनरेशन थी कौन? हमारा बाबर। 5th जनरेशन थी, है ना। हेलो, हाँ क्लास ले जाता, बताओ। यही लगा है, नहीं नहीं यही लगा, क्लास ले रहा हूँ, घर पे हैं और क्या। अब बात करें माता की, तो मां इनकी मंगोल थी, चंगेज खां के वंशज थे। कौन के? चंगेज। और इनकी जो जनरेशन थी वो माता की ओर से कौन सी थी? 14वीं जनरेशन। नहीं आई बात समझ में? क्या समझा रहा हूं वो समझ रहे हो ना? जैसे आपसे बोला जाए, जैसे आप हो ये, तो आपके पहले की जनरेशन जो होगी वो आपके पिता, पिता से ऊपर की जनरेशन कौन होगी? आपके दादा, दादा से ऊपर के परदादा। नहीं समझ पा रहे? तो वही कहानी है, ये तैमूरों का मतलब इनके जो पिता की लिंक थी वो किनसे थी? तैमूर के 5वें वंशज थे। और माता की जो लिंक थी वो मंगोलियन था, चंगेज खां के कौन से वंशज थे? 14वें वंशज थे। याद रखना, कई बार एग्जामों में आता है कि बाबर किन किन का मिश्रण रहा है, तो मंगोलों और तैमूरों का मिश्रण रहा है। ये मंगोल और किनका मिश्रण रहा है? तैमूरों का मिश्रण रहा है। बात क्लियर है? अब बाबर ने क्या किया? बाबर भारत आया, बाबर पहले ये सुन लो, बाबर गद्दी पर कब बैठा? तो गद्दी पर बैठा 1414, महज 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ गया था बाबर। मतलब कितने आयु का था? मात्र 12 वर्ष का। 12 वर्ष की आयु में किस पे बैठ गया गद्दी पर? बाबर। फरगाना की गद्दी पर बैठा और उसने प्रयास किया कि किस क्षेत्र को जीत लिया जाए? समरकंद को। पहला प्रयास उसका जो गद्दी पर बैठने का था वो किसका? समरकंद। सर समरकंद ही क्यों? ये भी दिमाग में आना चाहिए कि बाबर समरकंद क्यों चाहता था। ऐसा समरकंद में था क्या कि बाबर अच्छा भला तो फरगाना में था, लेकिन वो समरकंद क्यों आना चाहता? तो एक कारण है समरकंद आने का। समरकंद का जो शासक हुआ करता था, पूरी इस्लामी दुनिया में उसकी इज्जत की जाती थी। इस्लामी दुनिया मतलब समझ रहे, पूरी इस्लामी दुनिया जो है उसमें इज्जत की जाती थी किसकी? समरकंद के जो शासक हैं उनकी। पूरी इस्लामी दुनिया में इज्जत थी उनकी। पूरी इस्लामी दुनिया जो है उसमें पूरी इज्जत थी किनकी भाई? समरकंद के साथ। इसलिए समरकंद हर कोई चाहता था कि मैं कहां का शासक बनूं? समरकंद। तो बाबर की भी इच्छा थी मैं कहां का शासक बनूं? समरकंद। लेकिन नहीं कर पाया, दुर्भाग्य उसका, वो समरकंद को प्राप्त नहीं कर पाया। तो वो कहां की ओर आगे बढ़ा भाई? काबुल की ओर आगे बढ़ा। कहां की ओर आगे बढ़ा भाई? काबुल। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा काबुल। यहां दाल नहीं गली तो वो कहां की ओर आया? काबुल। 1504 में उसने किस पर विजय प्राप्त कर ली? काबुल। काबुल अफगानिस्तान का रीजन है। बात क्लियर है? और ये समरकंद है। समरकंद समरकंद जो कब्जे में चला गया वो चला गया 1510 में, पूर्णता कब्जे में चला गया उज्बेकों के। उज्बेकों का ही उस पर क्या हो गया? सॉरी उज्बेक नहीं, साफवियों के। साफवियों का पूर्णता नियंत्रण हो गया किस पर भाई? समरकंद पर। बात क्लियर है? अब आगे बढ़ी कहानी भाई। काबुल से वो आगे बढ़ा और काबुल से उसने पहला अटैक किया किस पर? भीड़ा किला। ये भेरागढ़ का किला है। वैसे इसे क्या लिखा जाता है? भेरागढ़ का किला। दोनों टाइप में लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं। कौन सा किला? भेरा। उसने पहला अटैक किया भेरागढ़ के किले पर। कहते हैं कि 1519 में अटैक किया। कब अटैक किया? 15। ये भेरागढ़ का किला जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान उस समय भारत में ही था, तो इस ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पर पड़ता है। कौन सा किला? भेरागढ़। 1519 में अटैक किया और कहते हैं कि उसने भेरागढ़ के किले को जीत लिया। भेरागढ़ के किले पर अधिकार हो गया किसका भाई? बाबर का। अब बाबर ने क्या किया? बाबर ने यहां से एक संदेश भेजा। सुनना, बाबर ने यहां से एक संदेश भेजा। कहां संदेश भेजा उसने? उसने दिल्ली के शासक, दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के पास भेजा। और क्या कहा उससे? उससे कहा कि तुमने जो हमारे परदादाओं की जमीन पे कब्जा कर रखा है वो जमीन हमें लौटा दो। परदादा का मतलब समझना, परदादा मतलब वो किसका वंशज था? तैमूर का था या नहीं बाबर? और तैमूर ने भारत पर अटैक किया था 1498 में, अगर याद हो तो। और इसी अटैक के बाद, सही याद कर पा रहा हूं ना? 1400 या 1300?
तैमूर पर आक्रमण किया और तैमूर ने आक्रमण किया भारत पर 1498 में। कहते हैं कि इसी आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की नींव को क्या कर दिया था, कमजोर कर दिया था। और इस वाले रीजन में, यहां आप समझना, इस वाले रीजन में उसने अपने वंशजों को बिठाल दिया था। आप कहीं भी अटैक करोगे तो वहां पर आप अगर जीत गए उस क्षेत्र को तो वहां पर अपने सूबेदार छोड़कर आओगे या नहीं, तो यहां पर अपने सूबेदार बिठाल रखे थे। और बाबर भी तैमूरों का वंशज था, तो वो मानता था कि ये क्षेत्र किनका है, मेरा है भाई, मेरे दादाओं का है, मैं इसका वाजिब हकदार हूं। बात समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है? जब वो बहरागढ़ के किले पर पहुंचा तो उसे समझ में आया कि भाई ये जो क्षेत्र है ये मेरा है, और ये इब्राहिम लोदी को उसने संदेश भेजा कि ये क्षेत्र मुझे वापस लौटा दो। और एक व्यक्ति को और संदेश भेजा जो पंजाब रीजन में व्यक्ति रहता था, उसका नाम था दौलत खां लोधी। क्या नाम था? दौलत। इसको भी संदेश भेजा, इससे कहा कि जो तुम पंजाब रीजन में शासन कर रहे हो ना, मेरे वंशजों का क्षेत्र है, तुम यहां से भागो। इसके बाद जो दूत भेजा था उसने दौलत खां के पास, उस दूत को बंदी बना लिया। दौलत खां लोधी ने उसे बंदी बनाकर कालकोठरी में डाल दिया। ना तो उसे इब्राहिम खां के पास पहुंचने दिया, खुद के पास उसे क्या बना लिया, बंदी बना। इससे बाबर फिर नाराज कि भाई मेरी भूमि मेरी जगह और तुम उस पर क्या करके बैठे हो, कब्जा करके बैठे। दूसरी चीज, बाबर के पास एक बड़ी सेना थी। पहला कारण मैंने बताया कि बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, तो आप बोलोगे कि बाबर ने भारत पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि मध्य एशिया में जो स्थिति थी और वहां पर उसकी दाल नहीं गली। दाल गलने का मतलब है वहां पर तीन साम्राज्य आपस में टकरा रहे हैं। कौन कौन से? साफवी, उस्मानी और उज्बेक। उनके बीच में उसका काम चल ही नहीं रहा है, तो वो कहां की ओर भाग रहा है, भारत की ओर भाग रहा है। पहले वो काबुल पहुंचा, अब काबुल से वो आगे बढ़ रहा है। अब वो कहां पहुंच चुका है? बहरागढ़ के किले 1519 में। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहा? उनने दोनों को संदेश भेजा, दौलत खान ने उसके दूत को क्या बना लिया, बंदी बना लिया। दूसरा कारण बोलोगे कि भाई दूसरा कारण क्या है बाबर पर आक्रमण करने का, तो बाबर ये कह रहा है कि जो पंजाब वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम भारत वाला जो रीजन है, वो मेरे वंशजों का है, अर्थात मैं उनका वाजिब हकदार हूं, मेरे परदादाओं की जमीन है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मेरे किन की जमीन है? परदादाओं। तो दो कारण हो गए, पहले मध्य एशिया, दूसरे वो कह रहा है कि मैं इस क्षेत्र का वाजिब हकदार हूं, मेरी परदादाओं की क्या है? जमीन। तीसरा कारण समझना, बंदा बैठा है काबुल में और उसके पास लाखों की क्या है भाई? सेना है, और वो इतने से क्षेत्र में अगर सिमट कर रह जाएगा तो अपने सेना का खर्चा कैसे झेलेगा? सेना को खाने भी चाहिए, सेना को हथियार भी चाहिए। तो वो क्या कोशिश कर रहा है कि मेरी आय बढ़े। क्या बढ़े? और उस समय अगर मैं बोलूं तो गलत मत समझना भाई, आय बराबर भूमि। इसका मतलब यह है कि अगर आय बढ़ाना है तो भूमि क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। आज हमें भारत को अगर समृद्ध करना है, भारत की आय बढ़ाना है, तो कृषि को क्या करना पड़ेगा? अच्छी किसानों को सहायता देना पड़ेगा। अब अमेरिका में कृषि मिर्सी सब बढ़िया है, अमेरिका अलग मतलब अलग स्थिति में है, तो अमेरिका चाह रहा है कि मेरी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो, तो वो करेगा किस पे कब्जा कर लूं मैं? पेट्रोल डीजल कच्चा तेल वाले क्षेत्र पर क्या कर लूं? कब्जा कर लूं। आज जो पेट्रोल डीजल कच्चा तेल जो काम कर रहा है, उस समय क्या काम करता था? भूमि आएगा। तो आय अगर बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? भूमि। तो उसके दिमाग में आया कि अगर मुझे मेरी सेना का खर्चा चलाना है, मेरे परिवार का खर्चा चलाना है, मेरे जो प्रशासन में जो लोग हैं उनका खर्चा चलाना है, तो मुझे अपने साम्राज्य का क्या करना पड़ेगा? विस्तार करना पड़ेगा। बात क्लियर है नहीं? तो उसने काबुल से आया कहां पर? बहरागढ़। तो अपने दूसरा कारण बोलोगे कि वो समरकंद नहीं जा पाया और अपने साम्राज्य का विस्तार करना उसे क्यों पड़ा? क्योंकि उसे क्या बढ़ानी थी? आय बढ़ानी थी। क्लियर है? क्योंकि आय क्यों बढ़ानी थी? आय इसलिए बढ़ानी थी कि वो अपने सैनिकों का क्या नहीं चला पाता था? खर्चा नहीं चला पाता था। समझना मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा होगा। देखो बाबर में है क्या, पहले के जमाने में क्वेश्चन आते थे ना, बाबा आलम का जमाना था, अब जमाना चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? देखो 100 सीट आएंगी, 50 बिक जाएंगी
हमें कंपटीशन करना है कितनों पे? 50। आई 100 सीटें दिख रही हैं हमें, कितनी? 100। लेकिन हमें लड़ना कितने पे? अब 50 पर हमें लड़ना है, 50 पहले बिक गई है, तो यहां पर कंपटीशन कैसा होगा? हाई। तो सब्जेक्ट हमारी दमदार होनी चाहिए। ये सोच के मत चलना कि पहले क्वेश्चन आते थे कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1536। टिक कराना, कितना? 1536। इसके बाद बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा? तो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। इसके बाद बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा? चंदेरी का युद्ध। कब हुआ? 1528। इसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा? घाघरा का युद्ध। कब हुआ? 1500। नहीं आएंगे ये क्वेश्चन आ रहा। तुम पेपर देखो जो आते हैं प्रीवियस ईयर, उन पेपरों को देखो व्यापम के, वो पूछ रहे हैं कि बाबर के भारत आगमन का कारण क्या था, और 4 कथन लिखे हुए हैं। अब 4 कथन जब समझ में आएंगे, जब हमें पता होगा जो बाबर है वो भारत आया क्यों था। नहीं समझ, ये तो तुम लगा दोगे यार भाई। हमें लगाना तो यही है ना कि मध्य एशिया में क्या स्थिति थी, भारत में क्या स्थिति थी जब बाबर भारत आ रहा था। क्लियर है? समझ रहे हो ना कि मैं समझ रहा हूं? तुम भी समझ रहे हो ना? तो हमने क्या समझ लिया? मुझे उम्मीद है कि अब बाबर के भारत आने के 3 रीजन शायद समझ में आ गए। पहला रीजन, मध्य एशिया में 3 साम्राज्य आपस में टकरा रहे हैं। कौन कौन से? साफवी, उस्मानी और उज्बेक। वहां पर बाबर का कोई रोल नहीं है, इसलिए बाबर कहां की ओर आ रहा है? पूर्व की। दूसरा कारण क्या बोलोगे? हाँ, दूसरा कि भारत, वो ये कह रहा है कि भारत का उत्तर पश्चिम वाला भाग जो है वो हमारे पूर्वजों की जमीन है, मैं उसका वाजिब हकदार हूं। बात क्लियर है? तीसरा रीजन क्या बोलोगे? आय कम है, सेना ज्यादा है, खर्चा ज्यादा हो रहा है, और आय कम है, और आय के संतुलन को बनाने के लिए भूमि पर क्या करना पड़ेगा? कब्जा। अपने साम्राज्य का क्या करना पड़ेगा? विस्तार। तीसरा कारण और भी बोलते हैं इतिहासकार, बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। क्या बोल रहे हैं इतिहासकार? कि उस समय के जो भारत के राजा थे, जैसे कौन? इब्राहिम लोदी। जैसे एक राजस्थान में एक और राजा थे, राणा सांगा। ये 2 राजा थे, इनके बारे में ये कहा जाता है, बाबर खुद अपनी आत्मकथा में लिखता है, बाबर की आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी, जिसे बाबरनामा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? बाबरनामा तो उसे बाद में कहा गया, पहले तुजुक ए बाबरी कहा जाता था। बाबरनामा कब कहा गया? जब उसका फारसी में, अब्दुल रहीम खान ने कहा नाम, उसे फारसी में अनुवाद किया। अब्दुल रहीम ने किया था, हाँ। उसे किसमें अनुवाद किया? फारसी में अनुवाद किया, तब जाके उसे क्या कहा गया? बाबरनामा। वो सब छोड़ो, आप तो इतने यहां पर आओ। मैंने क्या बोला? एक राणा सांगा और एक कौन? और एक राजा यहां पर दिख रहा होगा, कौन? दोनों। इन दोनों को क्या लगा? ऐसा इतिहासकार लिखते हैं, इन दोनों को लगा, दौलत खां को और किसे? राणा, कि बाबर आएगा, अटैक करेगा, इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा और वापस चला जाए, लूटपाट करेगा, पैसा ले जाएगा, जैसे और लोग आते थे, जैसे चंगेज खां आए, तैमूर आए। इन्होंने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया और पैसा लूटा, धन दौलत लूटी, और कहां चला गया? वापस चला गया। ये इन्हें उम्मीद थी राणा सांगा को और किसे? दौलत खां। इन्होंने खुद ने निमंत्रण भेजा किसके पास? बाबर के पास। इनविटेशन कार्ड भेजा, पीले चावल उसमें रखे कि आप आओ और भारत पर क्या करो? आक्रमण करो और किसे पराजित करो? लेकिन इनकी जो सोच थी वो बिल्कुल विपरीत हो गई। किनके? बाबर के। बाबर ये सोच नहीं थी, बाबर की ये सोच थी कि भारत में क्या स्थापित करना है? साम्राज्य स्थापित करना है। बाबर भारत आया, बाबर यहां तक तो आ ही गया, कहां पर? बेड़ा के किले पर, भैरागढ़ के किले पर। अब हुआ क्या? उसने अगला अटैक किया किस पर? सियाल। किस पर अटैक किया भाई? सियाल। सियालकोट पर उसने अटैक किया 1520 के आसपास। कहते हैं कि सियालकोट पर भी उसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। और सियालकोट पर कब्जा किया, इतने में खबर आई कि भाई यहां पर स्थिति डमाडोल हो चुकी है। कंधार में लोगों ने विद्रोह कर दिया है, तो वापस सियालकोट में अपने सूबेदार छोड़कर वापस कहां गए वो? कंधार पे भी कब्जा कर लिया उसने। कंधार, भैरागढ़ का किला और सियालकोट। आगे बढ़ा, पेशावर कब्जा किया 1525 में। 1525 में किस पे कब्जा कर लिया? पेशावर।
अब उसे पार करनी थी सिंधु नदी, और सिंधु नदी पार करके भारत में उसे प्रवेश करना था। और वो 1526 में भारत में प्रवेश किया, और 1526 में युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध, इब्राहिम लोदी और किसके बीच में? बाबर। इसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह क्या हुए भाई? पराजित। तो तीसरा, चौथा रीजन क्या होगा? चौथा रीजन है भारत के जो शासक थे, कौन कौन? राणा सांगा, और दोनों ने इनविटेशन कार्ड भेजा था किसे? कि आओ और भारत पर क्या करो? आक्रमण करो। अरे बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? नहीं होता कई बार अपन दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं और खुद ही गिर जाते हैं। तो भाई हाल हुआ किसका? राणा सांगा और किसका? लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को नकारते भी हैं। वो कहते भी हैं कि राणा सांगा ने ऐसा नहीं कहा कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया हो। डिफेंड करते हैं कुछ इतिहासकार, लेकिन बाबर ने अपनी जो पुस्तक है बाबरनामा, उसमें खुद ने लिखा है कि दौलत खां और किसने बुलाया था मुझे? राणा। और राणा सांगा ने मुझे बुलाकर धोखा दिया। कैसा धोखा दिया? पहले बुला लिया, पहले इब्राहिम लोदी को पिटवा दिया, और खुद ही मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। अगला युद्ध हुआ कौन सा? खानवा का युद्ध। कौन कौन टकराए थे? राणा सांगा और यही तो टकराए थे खानवा के युद्ध में। लेकिन राणा सांगा बहुत बहादुर था। कहते हैं कि ये कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर के दाहिने हाथ पर इतना प्रहार किया कि लगभग टूट चुका था दाहिना हाथ। लेकिन उस समय हमें बंदूकों का प्रयोग, तोपों का प्रयोग करना ज्यादा आता नहीं था। बाबर इनमें पारंगत हासिल कर रखी थी तोपों के प्रयोग में। कहते हैं कि बाबर दो पद्धतियों का प्रयोग करता था, पानीपत में भी और खानवा में। दो तरीके की पॉलिसी का उपयोग किया। सुनना, एक पॉलिसी का नाम है ऊष्मानी पद्धति, और एक उसकी तकनीक जो थी, एक थी तुलुगामा पद्धति। जैसे आपने शिवाजी का नाम सुना? शिवाजी की जो लड़ने की पद्धति थी वो कौन सी थी? गोरिल्ला, छापामार, यानी पहाड़ियों के पीछे छुपना, रात में अटैक करना। ये पद्धति थी किसकी? हमारे शिवाजी की। ऐसी एक पद्धति थी बाबर की। क्या? एक तुलुगामा और एक क्या कहा जाता था? ऊष्मानी। ऊष्मानी पद्धति थी, उसने ऊष्मानियों से सीखी थी। और तुलुगामा पद्धति कहते हैं उज्बेकों से सीखी उसने। क्या करता था? जैसे मान लो ये सेना है दूसरी पार्टी की, और ये सेना है किसकी? बाबर की। बाबर क्या करता था? बैलगाड़ियां लेकर आता था, दो पहिया वाली, और इस तरीके से पूरे में सजा देता था इनको, और बीच में उनके क्या रख देता था भाई? तोप। सेना पीछे हो गई, आगे क्या हो गई? तो बैरिकेड्स लगाए थे ना, आज देखे हो यूट्यूब पे, तो उसी तरीके के बैरिकेड्स लगा देता था। अपनी सेना को पूरा कब्जा कवर कर लेता था, और इस तरीके की तोपें लगा देता था। भाई आओ आगे से, हमने तुम्हें उड़ाया, तुम आए। और दूसरा तरीका क्या करता था? पेड़ों के पीछे, जैसे ये सेना है, सुनना ध्यान से, ये सेना है, यहां पर पेड़ है, इन पेड़ों के पीछे अपने सैनिकों को छुपा देता था। और सैनिकों से क्या बोलता था? जैसे ही यहाँ की सेना लड़ना स्टार्ट करेगी, तो ये वाली सेना कहां से अटैक करेगी? पीछे से अटैक करेगी। जब ये सारे लड़ने यहां पहुंच जाएंगे, तो पीछे का एरिया खाली हो जाएगा, और ये सेना कहां से अटैक करेगी? पीछे। इन पद्धतियों को कहा गया था तुलुगामा और कौन सी? ऊष्मानी पद्धति। इन दोनों पद्धतियों से ये दोनों युद्ध जीते थे बाबर ने, पानीपत का भी और कौन सा? बड़े फेमस तोपची उठा के लाया था। तोपची जानते हो? जो तोप चलाने वाले, एक का नाम था मुस्तफा, एक तोपची का नाम क्या था? मुस्तफा, और एक का नाम था उस्ताद अली खान। दो बड़े फेमस तोपची थे किनके? एक मुस्तफा, और एक का नाम क्या था भाई? उस्ताद अली खान। ये तोप, उस्ताद अली खान और मुस्तफा, ये दो तोपची थे किनके भाई? बाबर। बात क्लियर है? तो पहला पानीपत का जीत लिया, दूसरा कौन सा जीत लिया? खानवा। पानीपत में इब्राहिम लोदी और बाबर लड़ रहे हैं, खानवा में कौन लड़ रहे हैं? समझ पा रहे हो ना? लेकिन हुआ क्या? पानीपत का युद्ध जब बाबर ने जीता, तो बाबर ने चांदी के सिक्के बंटवाए पूरे काबुल वाले रीजन में, लाहौर वाले रीजन में। कौन से सिक्के बंटवाए? इसी कारण उसे कंदहर कहा गया। तो छोड़ो, लिख दूंगा मैं नोट्सों में। और खानवा के युद्ध में जब उसकी सेना पीछे जाने लगी, सेना ने कहा कि अब हमारी लड़ने की बस की नहीं, हम तो हमारे घर जा रहे हैं वापस। एक समय बाद घर की आने लगती है याद, वो कहने लगा मैं तो घर वापस जा रहे हैं। तो सेना में उसने एक नारा दिया, जिहाद का नारा। कौन सा नारा दिया? जिहाद। उसने अपने आप को पक्का मुस्लिम बताया कि मैं पक्का मुस्लिम हूं। जो शराब के मटके वगैरह रखे थे उनको फोड़ दिया, शराब की बोतलों को फोड़ दिया,
उसने कहा कि मैं कैसा हूं, पक्का मुसलमान हूं, और किसका नारा दिया उसने, जिहाद। तो आपसे पूछा जाता है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तो कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। समझ पा रहे हो नहीं। इसके बाद दो युद्ध और हुए, एक चंदेरी का युद्ध हुआ, आप जानते हैं मेदिनी राय से टकराए, और एक युद्ध कौन सा हुआ, घाघरा का युद्ध, बंगाल में एक जगह है घाघरा, ये चंदेरी का युद्ध मध्य प्रदेश में, और ये कौन सा। इस तरीके से बाबर ने पूरे बंगाल तक के क्षेत्र पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, और 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, अब उस समय एक पुत्र दो पुत्र तो होते नहीं थे, आज तो आप देख रहे हो कि हम दो और हमारे दो, अब तो एक का नारा चालू गया। लेकिन अब सरकार, तमिलनाडु सरकार तो ये कह रही है कि बच्चे पैदा करो, हम सोने की अंगूठी देंगे, क्योंकि हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। अब फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी तो होगा क्या, बूढ़े ज्यादा होने लगेंगे, लोग जवान कम हो जाएंगे और बूढ़े क्या होने लगेंगे, ज्यादा। जब बच्चे कम पैदा होंगे तो एक समय बाद आप क्या होगे, बूढ़े, तो देश की आय कम होने लगेगी, ये समस्या रहेगी। तो यहां क्या हुआ, कहां पे था मैं, हाँ हाँ, बच्चों पे। तो उसके 4 बच्चे थे, कितने बच्चे थे, 4, और भी थे लेकिन 4 मुख्य थे, एक कामरान, एक अस्करी, एक हिंदाल, और एक हुमायूं। एक कांधार, वो एक अस्करी, एक हुमायूं, और एक हिंदाल, और एक बेटी थी गुलबदन बेगम। एक कौन थी बेटी, गुलबदन। ऐसे 5 बच्चे थे किसके, एक बार वो सुनना, बाबर का एक था कामरान, एक था अस्करी, एक था हिंदाल, और एक था हुमायूं, और एक कौन थी, पुत्री, जिसका नाम क्या था, गुलबदन बेगम। अगला जो राजा बनाया उसने, वो बनाया कैसे, पता है, अपनी प्रॉपर्टी का विभाजन कर गया, जो उसने जितना क्षेत्र जीता था ना, उस प्रॉपर्टी का वो क्या कर गया, विभाजन कर गया बाबर। हुमायूं को अलग क्षेत्र दे गया, अस्करी को अलग दे गया, हिंदाल को अलग दे गया, कामरान को अलग दे गया। अब इससे हुआ क्या, आपस में ही क्या होने लगा, टकराव। जब कोई हुमायूं के कनपटे में मानने आ जाए तो उसके पास कामरान ना आए उसका साथ देने, जब कामरान के कनपटे में कोई देने, कनपटे का मतलब समझ रहे हो, मतलब मारने पहुंच जाए, युद्ध करने पहुंच जाए, तो अस्करी उसके पास ना आए सहायता करने के लिए। तो ऐसे उनमें क्या होने लगा कि भाई अपना जो क्षेत्र है हम उसी के राजा हैं, एक दूसरे से कोई मतलब उन्हें नहीं था। इसका फायदा दूसरे राजाओं ने उठाया, नाम सुना होगा शेरशाह सूरी। हुमायूं के जस्ट बाद एक अफगान सरदार ने साम्राज्य शासन किया जिसका नाम था शेरशाह सूरी। क्लियर है नहीं, तो यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इनके नोट्स में डाल दूंगा, है ना, आगे हम कल देखेंगे।